नमस्कार, मैं सुमन बोराना आपका इस खास पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, तो कुछ लोग अपने हाथों से उस इतिहास को बुनते हैं। एक ऐसे ही व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी कला, मेहनत और नवाचार के दम पर न केवल पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री को एक नई पहचान दिलाई, बल्कि भारत में हैंडलूम को वैश्विक मंच तक ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम स्वागत करते हैं पद्मश्री से सम्मानित श्री खेमराज सुंदरयाल जी का। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार। इस खास शो में। सबसे पहले तो सर आपको पद्मश्री सम्मान से नवाज़ा जा रहा है, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। आपसे मैं यही एक सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि जब आपको इसकी जानकारी मिली, तब मन में क्या कुछ चल रहा था और क्या कुछ फीलिंग थी? मन में यही था कि काश मुझे पद्मश्री मिल जाए। तो बात इतने में खबर मिल गई कि आपका पद्मश्री में सिलेक्शन हो गया है और आपको पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। बहुत प्रसन्नता हुई और लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है और मैं अब किसी मुकाम में पहुंच गया हूँ। सर, उत्तराखंड में एक किसान परिवार से लेकर पद्मश्री तक का ये सफ़र आपका आसान नहीं रहा होगा। हमने ये भी सुना है कि आप कई किलोमीटर तक पैदल चलकर फिर स्कूल तक पहुँचते थे। आपके बचपन की बातें कुछ सर बताइए, कैसा रहा आपका बचपन और किस तरीके से बचपन में भी एक संघर्ष से सफलता की ओर आप आगे बढ़े? मैं जब मैट्रिक पास किया उसके बाद कोई रोजगार तो था नहीं। खेती थी तो खेती तो पिताजी करते ही थे। तो मैंने कहा कुछ सीखना है, तो मैं पॉलिटेक्निक में गया। पॉलिटेक्निक में जा कर के मैंने ट्रेड देखे। एक कारपेंटरी का था, एक टेलरिंग का था और एक वीविंग का था। तो मैं सोचा और साथ बाद में पता नहीं मन में क्यों आ गया कि कबीरदास जी तो कपड़े ही बुनते थे, तो मैं भी यही करूँगा। तो मैंने वीविंग में एडमिशन ले लिया, बुनाई में 3 साल का डिप्लोमा वहाँ से किया। और डिप्लोमा के बाद में मैं जॉब के लिए इधर-उधर घूमा। तो दिल्ली आ गया घर से। दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट में नाम लिखाया। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मैं जब उनको बोला भाई ये वीविंग का बोला क्या होती है वीविंग? मैंने कहा भाई जो कपड़ा पहन रखा है तुम्हारा ये होती है वीविंग। तो उसमें एडमिशन लिया और अपना काम सीखा, लगन से सीखा, ध्यान से सीखा और आज वो काम मेरा आप लोगों के सामने है कि मैंने क्या कुछ सीखा और क्या नहीं सीखा। फिर उसके बाद में दिल्ली में सेंटर रहा, फिर वो सेंटर वहाँ से शिफ्ट हो गया, वो बनारस चला गया। फिर मैं बनारस गया तो वहाँ जाके मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैंने कहा मैं जो है अभी आ गया हूँ कलाकारों की नगरी में, तो कोई यहाँ तो मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा ही। तो बहरहाल मेहनत करी, लोगों से काम सीखा और आज इस मुकाम पे पहुँच गया। सर, बुनाई आपका पारिवारिक पेशा जो है वो नहीं रहा है, तो जब इसकी तरफ झुकाव किस तरीके से हुआ और जब आपने ये चुना, तो परिवार का कैसा प्रतिसाद था? परिवार का तो एकदम से अलग ही व्यवहार था। उन्होंने कहा भाई तू कहाँ जुलाई का काम सीख रहा, क्यों कर रहा है ये? तो मैंने कहा भाई उसमें कारपेंट्री है, वो बढ़ई का काम है हुँ। और टेलरिंग है वो जो अपना दर्जी का काम है। तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा तो अपना वीविंग सीखेंगे और हमारे संत जी भी यही काम करते थे, तो शायद मैं उनसे उनकी अनुकरण करके कुछ आगे बढ़ जाऊँ। तो मैंने वीविंग सीखी। सर, आपकी एक आपने बताया कि एक छोटे से कमरे में आपकी ये शुरुआत हुई थी, हाँ। आपने वहाँ से शुरुआत की। आपके लिए मोटिवेशन कैसे रहा वहाँ से शुरुआत करना? देखो ऐसा है कि मोटिवेशन ऐसा है कि
कि मेरे एक मित्र थे, हम्म, एस.जी. निकम, आर्टिस्ट थे वो, और वो बाहर कंट्री भेजा था। पिपुल जैक हमारे यहाँ थे एडवाइजर, उन्होंने स्पेशली उसको विदेश भेजा था, जैसे भेजते हैं ट्रेनिंग वगैरह पे। तो वहाँ से जब लौट के आया तो उसने कहा, अबे खेमरा कब तक पागलों की तरह घूमता रहेगा, नौकरी करता है, क्या मिलता है, तो कुछ काम सीख। तो उसके कहने के अनुसार मैंने कुछ सीखने का काम किया। हाँ, उसी के उस पे मैं ये बुनाई का जो टैपेस्ट्री का काम मैंने शुरू किया। तो उसी ने मेरे को सब कुछ करके दे दिया। एक ही कमरे में हम, माँ, मेरा भाई और मैं, 3 तो सोने वाले थे, और कमरा एक था, और उसी में खाना भी बनता था। तो ये हुआ कि मैं क्या करूं, बोला कोई नहीं मैं करता हूँ। तो उसने लूम ले जाके कमरे में रखवा दिए। मैं कहाँ लगाएंगे, बोला क्यों चिंता कर रहा है, बोला उस कोने में तुम खाना बनाना, इस कोने में मार भाई सो जाएंगे। अब मैं कहा मैं कहा तेरे को आवाज, तेरे तो ऊपर सुलाता हूँ। उस आदमी ने क्या किया कि मेरे जो चारपाई थी, उस लूम के ऊपर उसके पैर ऊपर करके लूम के ऊपर बिछा दिए, और उसको बांध दिया, पक्की कर दी। बोला अब इस पे सो जा, और नीचे लूम लगा दी, उसके नीचे, मतलब लूम पे ही उसको रख दिया। अब मैं तो इस तरह से वहाँ पर काम किया। और फिर उसे पहले कुछ एक छोटा सा डिजाइन दिया, बोला ये बना। मैं किया ये कैसे बनाएगा, ये तो तिल्ली कढ़ेगी उसकी साड़ी जैसी, अब मेरे को तिल्ली काटने का काम आता नहीं है। मतलब गधा है तो ऐसा कर, ताना लगाया और किया। मैं थोड़ा सा कपड़ा बुन के उस पर रख दिया मैंने। बोला ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ये पेपर है, पेपर पर उसने अपना स्केच बना दिया, और स्केच बना करके उस कपड़े के नीचे उसको स्टिच कर दिया। शुरू में यहाँ से, यहाँ जैसे डिजाइन यहाँ पर है तो यहाँ स्टिच कर दिया, यहाँ से डिजाइन है, इसी नीचे एक डंडा लगा दिया ताकि वो पेपर जो है ना दिखे उसमें। ऐसे आगे करेंगे तो हो जाएगा। तो उसमें वो काम शुरू कर दिया, टैपेस्ट्री बनानी शुरू हो गई, टैपेस्ट्री बन गई। सर, ये जामदानी की कला जो होती है वो आमतौर पर कॉटन के कपड़े पर की जाती है, पर आपने उसको शॉल, ऊनी कपड़ों पर करने का ये जो साहसिक प्रयोग है, इसका विचार कैसे आया? इसका विचार इसलिए आया कि मैंने देखा कि जैसे हम उसमें कर रहे हैं जामदानी में, तो जामदानी में जो है कि बारीक फाइन ताना लगता है, और कॉटन का बाना करते हैं उसमें। मैंने कहा मैं टैपेस्ट्री बनाता हूँ, से अच्छा इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट कर दूँ, कैसा लगेगा, क्या होगा। तो मैंने धागा ला करके 232 का धागा लाया, वो ताना लगा दिया, और उसी का बाना, उसमें ताना बाना एक ही चलता है। और जो उसमें वो होता है कढ़ाई, एक्स्ट्रा वेफ्ट में जो डिजाइन बनता है उसमें कॉटन चलता है। तो मैंने वो धाकर लाया, और अपना उसको बुनना शुरू किया शॉल, और
उसने वो डिजाइन बना ही दिया था। वो उसमें अपना उस पे नीचे रख करके, ताने के नीचे रख करके स्थाई उसको डंडा, उसका पेपर के नीचे डंडा लगा दिया, ताकि और इधर से इलास्टिक लगा दिया दोनों तरफ से। और उसके बाद में उसको जब डिजाइन बनाना है तो उसको आगे कर देता था। तो यहाँ पर जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो ये आगे कर दिया तो यहाँ पर आ गया, ये कल यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, कलर डाल डाल के पीस बना दिया। तो वो शुरू हो गया। फिर अब जब शुरू हुआ तो फिर तो मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने 3-4 पीस बनाए उसमें शॉल के, और फिर बाकी अपना हैंडलूम का वो टैपेस्ट्री का काम करना शुरू कर दिया। सर टेपेस्ट्री ने आपकी ज़िंदगी जो है वो कैसे बदली? उसमें किस तरीके से रुझान जो है वो बढ़ता गया आपका? उसमें तो रुझान इसलिए बढ़ता रहा कि उसने मेरी फाइनेंशियल उसमें मदद करी कि मुझे हाथों हाथ पैसा मिलने लग गया। तो टैपेस्ट्री मैंने बनाना शुरू किया, तो उससे मेरी फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी सुधर गई। सर महान चित्रकार एम.एफ. हुसैन सर के भी पेंटिंग्स को आपने लूम पर उतारा, वो अनुभव कैसा रहा आपका? वो बहुत बढ़िया अनुभव रहा। एक महान कलाकार का हुँ। काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत गर्व हुआ, बड़ा गर्व महसूस हुआ कि इन्होंने मुझे चुना। सर जो पारंपरिक खेस बुनाई होती है, उससे हटकर आपने बेड कवर या बेडशीट्स इन उत्पादों के ऊपर आपने बुनाई शुरू की, वो विचार कैसा रहा और लोगों ने इसको कैसा प्रतिसाद दिया? देखो ऐसा है, विचार ऐसा है कि वो जो चीज़ है वो आम कपड़ा बनता है, वैसे उसको बनाते हैं। सिर्फ क्या किया कि उसके जो पैटर्न थे, जैसे ताने बाने का सामान, जैसे कलर कॉम्बिनेशंस, उस कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ताना लगा दिया पूरा और लपेट लिया बैग पे, और फिर उसको ताना भर्ती कर दिया कि जो कलर जहाँ चाहिए, जैसे चाहिए, उस हिसाब से उसको अरेंज किया, और वो बड़ा इजी हो गया। तो उसको तो हमने उसमें खेस में बनाया। खेस में बनाते थे, फिर बेड कवर भी बना, तो अपना कुशन कवर बने। इस तरह से वो बड़ा फेमस हो गया। तो बाद में उसमें मिल गया। सर पद्मश्री के साथ संत कबीर और ऐसे कई अन्य अवार्ड जो है जिससे आपको नवाजा गया, ये सिलसिला कैसा रहा और आप ये सब अवार्ड्स आपके लिए आपको किस तरीके से प्रोत्साहित करते थे आगे काम करने के लिए? देखो, अवार्ड का ऐसा है फर्स्ट कि सबसे पहले मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैंडलूम का, कि जिन्होंने मुझे वहाँ जॉब दी। बहुत बड़ी मेहरबानी उनकी है, और वो जॉब दे दी उन्होंने। और जो आप कह रहे हैं कि वो सिलसिला कैसा रहा, तो कोई भी काम शुरू में बहुत कठिन लगता है कि कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन एक बार अगर आदमी करने बैठ जाए तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। वो उस काम को आसानी से और आगे बढ़ा सकता है। और मैंने भी वही किया कि शुरू किया छोटे से पीस से, और बाद में उसको आगे बढ़ाया। तो आज वो बेड कवर्स वगैरह सब लोग उसको लाइक कर रहे हैं, क्योंकि वो टेक्सटाइल, वो क्या कहते हैं उसको, ट्रेडिशनल डिजाइन है। वो जो खेस का है, ट्रेडिशनल डिजाइन है, और वो उसी पैटर्न में चल रहा, आज भी उसी पैटर्न में चल रहा हो, और उसकी वैल्यू उसी की है।
सर पानीपत में आपने पक्की रंगाई को जो है वो एक नया मतलब नए रंग पर आप ले गए, नए स्तर पर ले गए और आपके अंडर में कई बुनकरों ने भी इसको इसके साथ इसको सीखा। ये बदलाव उस समय लाना कितना कठिन था सर पानीपत के लिए भी? बहुत कठिन था। हुँ, कि वीवर कोई भी वो एग्री नहीं होता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। वो तो सीधा उसने रात को धागा रंग में भिगोया हुँ, और सवेरे उसमें थोड़ा कुदाकादी करी और सुखाने डाल दिया। तो उस टाइम में एक कहावत थी कि पानीपत का कपड़ा लो मत, लो तो धो मत हुँ। और धो तो रो मत, ये कहावत थी। लेकिन आज उस पानीपत में वो कपड़ा बन रहा है कि जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सतीश गुजराल हो या एमएफ हुसैन हो जैसे कई महान कलाकारों के साथ आपने काम किया, हम्म। वो अनुभव किस तरीके से रहा और उनसे क्या कुछ सीखने मिला आपको? देखो, पहले तो मुझे शुक्रिया करना चाहिए कि निक्कम साहब का, जिन्होंने कि मुझे इस काम में डाला। बोले, उन्होंने कहा कि खेमराज, तो सारा दिन खाली रहता है, तेरे को 80 रुपए तो तनख्वाह मिलती है, हुँ, तो क्या खा रहा है, क्या पका रहा है, क्या माँ को दे रहा है, क्या भाई को दे रहा, तो कुछ काम कर। तो जब उन्होंने ये कहा कुछ काम कर, मैं क्या करूं, तो उन्होंने टेपेस्टे बना। मैं कहा भाई टेपेस्टे मैंने देखी ही नहीं है, वो क्या होती है? कहने लगे वो मैं दिखा दूंगा। तो उन्होंने मुझे इसमें ये काम करने के लिए प्रेरित किया और आज मैं इस मुकाम में हूँ। उन लोगों की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे काम सिखाया। नहीं तो मैं तो एक ब्राह्मण परिवार में था, वहाँ तो लूम चलाने भी, हुँ। लूम के धोरे जाना भी बुरा मानते थे, लेकिन मैंने वो किया। सर अन्य कलाकारों के साथ भी आपने वहाँ काम किया बुनकर सेवा केंद्र में और आपकी सर्विस के दौरान, तब कैसा अनुभव रहा उनके साथ भी? उनके साथ मतलब लगा कि मेरे को आगे चल कर के मैं इसमें कुछ करूँगा हुँ। और कर सकता हूँ, तो मैं इसको बड़े लगन से सीखूँगा, लगन से करूँगा। सर बुनकर सेवा केंद्र में भी आपने कई वर्षों तक कार्य किया। वहाँ रहकर किस तरीके से आपने इस हैंडलूम को और आगे ले जाने की कारीगरी जो है वो वहाँ पर की? एक्चुअल में क्या है कि जो बुनकर सेवा केंद्र था, उसका मेन जो काम था हुँ, कि पुराने डिजाइन्स को नए ढंग से बनाना, हुँ, उसमें कुछ नया करना और उस सब कुछ हुँ, जैसे अभी आपने बात की थी उसकी रंगाई की, हुँ, बुनकर सेवा केंद्र का ही सहयोग है कि जो पानीपत में नई ये पक्की टाई शुरू हुई है। बुनकर सेवा केंद्र ने हुँ। ये काम कराया है बड़ी मुश्किल से, लेकिन पीछे नहीं रहे। और आज पूरा पानीपत जो है वो पक्की डाई कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई है। सर कहा जाता है कि जो कलाकार होता है उसके लिए उसकी कला ही सर्वोपरि होती है। आपने भी अपनी इस कला के प्रति अपना जीवन कैसे पूरा इसके पीछे लगा दिया? ना कभी आर्थिक परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा विचार किया, बस सिर्फ़ इसके से कला के प्रति आप समर्पित रहे? हाँ, कला के प्रति समर्पित रहा मैं, इस कारण कि मुझे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है हुँ। और वो मुकाम मेरे को आज भारत सरकार ने दे दिया है। सर युवा जो है वो आजकल कहीं न कहीं पारंपरिक कलाओं से दूर होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि हैंडलूम और जो हस्तशिल्प है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम उन्हें अब युवा को भी करना चाहिए? मैं तो उन लोगों को यही कहूँगा कि जो हमारी पारंपरिक कला है हुँ। उसको देखें और उसके बाद में उसको सोचें उसके बारे में कि इसमें और क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं।
जो पारंपरिक कला है हुँ, वो आगे जा करके तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन तो करना बिल्कुल। पड़ेगा, हुँ, तभी आगे वो उसका कुछ होगा। हुँ, तो वही मेरा सब लोगों से यही है कि भई अगर आपको अपना भविष्य बनाना है और ये काम करना है, कुछ करना है, तो पहले खुद कुछ सीखो और फिर और लोगों को उसमें जागृत करो कि भई ये काम करना है, इस काम से हमें ये फ़ायदा होगा। बिल्कुल। सर आपकी ज़िंदगी का एक वो मंत्र क्या रहा जो इतने संघर्षों में भी आपको हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता रहा? मंत्र मेरे जीवन ज़िंदगी का क्या बोल सकता हूँ मैं, यही है कि अपनी गरीबी को थोड़ा आगे पैसे के हुँ, लिए उसको गरीबी की रेखा छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो मेरे को कुछ और वो काम मेरा आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। सर कोई एक ऐसा अनुभव आपकी ज़िंदगी का जो आप हमसे साझा करना चाहें जिसमें इस कला को हमेशा आपके साथ जीवित रखने का एक अनुभव आपको हमेशा मिला हो अपने जीवन में? देखो जब मैंने पहला पीस बनाया था, हुँ, ठीक है? तो मैंने निक्कब को कहा यार ये बेचूँगा कहाँ? अबे साले बोला तू बे बेचने की बात कर रहा थी, कल देखना। दूसरे दिन वो किसी बायर को ले आया और हमारे ऑफिस में बुनकर सेवा केंद्र में था हुँ, ऐसा कि फॉरेनर्स बनारस में जितने भी जाते थे, वो वहाँ ज़रूर जाते थे। तो वो उसने जो है वो मेरे को उस आदमी को दिया पीस और बोला भी और फिर उस आदमी वो आदमी ने मेरे से बहुत सारे पीस बनवाए। बिल्कुल। भारत की पहचान केवल उसके स्मारकों में नहीं, बल्कि उन कारीगरों के हाथों में है, जो आज भी अपनी पारंपरिक कलाओं को जीवित बनाए हुए हैं। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ बुलाया और इस मंच में हमारा इंटरव्यू लिया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।